Okay, children, welcome to the part 2 of body fluids and circulation. इस पार्ट में हम आपको will discuss about coagulation, the circulatory pathways, human heart, some basic concepts about the human heart. तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर इसमें जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं आप हमें टेलीग्राम पे शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस इसको लाइक करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। दिस इज़ मी, आई एम डॉक्टर रमेश कुमार, और मैं आज आपको विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्ट्रेट ऑन टू द टारगेट, मैं आपको सीधे ले चलता हूं आज के टॉपिक में, दैट इज टू स्टार्ट विद क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो व्हाट डू वी मीन बाय क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, इसका क्या मतलब हुआ? क्लॉटिंग, आपने देखा होगा कभी भी हमें अगर चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद वहां पे ब्लड जो है जम जाता है और एक डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का वो बनता है स्ट्रक्चर, टिश्यू, दैट इज नोन एज क्लॉट, उसी को क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉट बनता कैसे, हाउ इज क्लॉट फॉर्म, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि प्लाज्मा जो होता है हमारा, उसमें इट कंटेन सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपने प्लाज्मा में देखा है कि प्लाज्मा हैज क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं? लिवर में। लिवर, लिवर इज द साइट वेयर यू गेट क्लॉटिंग फैक्टर्स। सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो लिवर में बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन लिवर। दिस इज important. So you may be asked a question, where are the clotting factors formed? They are formed in the liver and then they are released into the plasma. So plasma contains various clotting factors. Now एक प्रश्न उठता है कि अगर clotting factors प्लाज्मा में है तो प्लाज्मा क्लॉट क्यों नहीं कर जाता, कोगुलेट क्यों नहीं कर जाता? उसका एक सिंपल आंसर ये है कि प्लाज्मा में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सभी एक इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इनएक्टिव स्टेट, they are not in active state, and clot करने के लिए they have to change to active state। ये important चीज है। प्लाज्मा contains various clotting factors in an inactive state, इसलिए वो कभी भी inactive state में कोई clotting नहीं होगी। जब वो activate होते हैं तभी clotting होती है। So कोई भी इंजरी होती है तो there are two pathways। कोई भी अगर इंजरी होती है हमें तो दो तरह के पाथवे होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट हो करके बनते हैं। कौन से पाथवे होते हैं? देयर आर टू पाथवेज। दो तरह के पाथवे होते हैं, और एक पाथवे होता है आपका जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये याद रखिएगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। नाउ व्हाट डज इंट्रिंसिक पाथवे मीन? इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरी है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और सेल्स हैं, प्लेटलेट्स वगैरह। हमें प्लेटलेट को इंजरी होती है, प्लेटलेट, लेकिन ब्लड वेसल को कोई इंजरी नहीं होती। तो ये प्लेटलेट जो है जब इंजर्ड हो जाता है तो इट रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। और इसी तरह से जो दूसरी वाली पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें इंजरी किसको होती है? टिश्यू को या वैस्कुलर एंडोथेलियम को, एंडोथेलियम को। और इसमें क्या रिलीज होता है? ये टिश्यू फैक्टर। तो ये आपने डिफरेंस देखा। इंट्रिंसिक पाथवे में जो एक्टिवेट होता है वो इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स which release certain factors and they activate the intrinsic pathway, whereas the extrinsic pathway is because of the damage to the vascular endothelium or the tissue, and then tissue factor is released and this activates the extrinsic pathway। now ये दोनों pathway जो है intrinsic pathway और extrinsic pathway,
इनमें शुरू में दे आर डिफरेंट, ये अलग अलग चलते हैं, वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। और कुछ रिएक्शंस इनमें होते हैं, कुछ रिएक्शंस इसमें होते हैं, बट दोनों ही घूम फिर के बनाते हैं फैक्टर 10A। व्हाट इज फैक्टर 10A? फैक्टर 10 बेसिकली स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है, और उसी के एक्टिवेटेड फॉर्म को, बिकॉज प्लाज्मा में जो मिल रहा है स्टुअर्ट पावर, दैट इज इनएक्टिव। इनएक्टिव को 10 बोलते हैं, इनएक्टिव इज 10। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं 10A। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? दोनों पाथवे आपके, इंट्रिंसिक पाथवे एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवे, दोनों ही पाथवे आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके 10A बनाते हैं। जब फैक्टर 10A बन गया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे इवेंचुअली बनाते क्या है? तो दे फॉर्म ए कॉमन प्रोडक्ट कॉल्ड फैक्टर 10A। तो जब फैक्टर 10A बन जाता है तो हमारे एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, विच इज चेंज टू थ्रोम्बिन। फैक्टर 10A की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बन जाता है। एंड थ्रोम्बिन क्या करता है ना? फाइब्रिनोजन होता है। आप जानते हैं एक प्रोटीन हमारे यहाँ होता है फाइब्रिनोजन, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है। दिस चेंजेस टू फाइब्रिन। ना ये जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन जो इनिशियली बनता है, ये बेसिकली फाइब्रिन मोनोमर्स होते हैं। फाइब्रिन मोनोमर्स ये जो बना है ये, तो फाइब्रिन मोनोमर्स जो होते हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, सॉलिडिफाई, टाइट नहीं होते हैं। सो ये क्या होता है इनका? ये कैल्शियम आयन और फैक्टर 13। व्हाट इज फैक्टर 13? 13 फैक्टर जो है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बुलाता है। और ये फाइब्रिन मोनोमर्स जो है, इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होने लगती है एंड देन कंसोलिडेट करके ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर फाइब्रिन पॉलीमर बना देते हैं, जो बहुत टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये फाइब्रिन पॉलीमर तमाम डेड सेल्स को ट्रैप कर लेता है अपने, डेड सेल्स, और यही कहलाता है क्लॉट। क्लियर? तो इसमें आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि हाउ इज क्लॉट फॉर्म। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, रिकैपिचुलेट कर लीजिए आप। देयर आर 13 clotting or coagulation factors. They are formed in the liver and released into the plasma. In the plasma, they are in an inactive state. इनएक्टिव स्टेट में होने के कारण से प्लाज्मा को कोगुलेट नहीं कर सकते। जब कोई इंजरी होती है तो देर आर टू पाथवेज, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में देर इज नो इंजरी टू द टिश्यू, देर इज नो इंजरी टू द वैस्कुलर एंडोथेलियम, देयर इज इंजरी टू द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा और ब्लड सेल्स को इंजरी होती है। और प्लेटलेट जो है कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। सिमिलरली जो इंजरी टिश्यू को होती है या वैस्कुलर एंडोथेलियम को होती है, तो टिश्यू फैक्टर नंबर 3, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन उसका नाम होता है, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर 3 जो होता है ये रिलीज होता है और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है। दोनों ही पाथवेज में तमाम रिएक्शंस होते हैं एंड फाइनली दोनों बनाते हैं 10A, यानी दोनों ही फैक्टर जाकर के 10 को एक्टिवेट करके 10A में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर जो एक्टिवेटेड स्टेट में बन गया। जब एक्टिवेटेड स्टेट में बन गया, देन इट चेंजेस प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। नाउ थ्रोम्बिन जब बन गया तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में बदलता है। और फाइब्रिन मोनोमर्स जो है
वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दैट इज फैक्टर 13, एंड एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज वेरी टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स between the fibrin monomers, and they trap the dead cells, or this is what is known as clot. So how clot is formed, I have already told you. This is what pathways of coagulation, you can just read it out. There are two pathways of coagulation, intrinsic and extrinsic. Intrinsic is activated due to injury to the blood cells, especially the platelets. Platelets release certain factors which activate the coagulation factors and the intrinsic pathway. Extrinsic pathway is activated due to injury to the vessel wall or the tissue, which releases tissue factor which activates the extrinsic pathway. Both the intrinsic and extrinsic pathway, they end up, this is important, this is very very important, ये जो दोनों ही आपके हैं, ये pathways end up in formation of 10A, that is activated factor 10. Now factor आपका 10A जो होता है in presence of 10A in presence of factor 5 एंड कैल्शियम 2, ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली चेंज कर देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है कॉम्प्लेक्स। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में चेंज करती है, फाइब्रिन मोनोमर्स इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फैक्टर 13 they form covalent bonds and form fibrin polymers. The fibrin polymer traps the dead blood cells and clot or coagulants. Now एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि आपको दे देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोagulation. So it is calcium ion, and is also factor number 4. तो ये coagulation factor number 4 है और it plays very important role in coagulation. And you can be asked what is the common product of intrinsic and extrinsic pathway, that is factor 10A. No, there are certain factors which are dependent on vitamin K for their formation. So this is again a very important question. Which factors are vitamin K dependent? Factor 2, 7, 9 and 10. So this was all about coagulation, and I think I have made it very clear. What are the various clotting factors? Where are they found? They are found in the liver. There are 13 clotting factors. We have to remember those few names, important names. And factor 8 is very important because factor 8, deficiency of factor 8 causes hemophilia. And factor 8 is also known as anti-hemophilic factor. Factor 9 is known as Crispus factor. Factor 10 is Stewart power factor. Factor 13 is fibrin stabilizing. Calcium is factor 4. So I have already written. You can remember these names, and you should know what is intrinsic pathway, what is extrinsic pathway, what is the common product of these pathways, what does factor 10A activated do basically. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन बेसिकली फाइब्रिनोजन को, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, विच फैक्टर चेंजेस फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, इट इज थ्रोम्बिन. एंड देन फाइब्रिन जो बनता है, मोनोमर्स बनते हैं, देन उसके बाद में वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दैट इज फैक्टर 13, एंड देन फाइब्रिन पॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हिच entraps the dead blood cells and clot is formed. Forget about that. So you remember about the clotting and what are the various clotting factors which are dependent on vitamin K. This may be a question in the NEET UG exams. So factor 2, 7, 9 and 10. They are the factors which need vitamin K for their formation. Okay, come on to the circulatory pathways. Now what is circulatory pathway? I mean, how does the blood flow into our body? हमारे शरीर में ब्लड का संचार किस तरह से होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी पाथवे. नो उसमें एक दो तीन चीजें हैं कि आप वेदर इट इज ओपन और क्लोज. ओपन मतलब व्हेन देयर आर नो डिफाइंड ब्लड वेसल्स, जब हमारे शरीर में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है डिफाइन, उसके अंदर ब्लड नहीं रहता, ब्लड फ्लो करता है, इधर से उधर फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं कि ये ओपन है. और क्लोज होता है जब वेसल्स के अंदर होता है. जैसे ये अगर आप लेते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल आर्टरी
या वेन जो भी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. ब्लड इज कंटेन इनसाइड द वेसल. दिस इज क्लोज सिस्टम. जब ब्लड जो है थोड़ी देर ब्लड वेसल के बाद में इट गोज इनटू ओपन स्पेसेस. ये जो है आपका ओपन स्पेसेस में आ जाता है. तो उसको बोलते हैं ओपन. तो आपको ये समझना है कि क्लोज्ड क्या है और ओपन क्या है. क्लोज्ड ये होता है जब हमारा ब्लड संचार हो रहा है आर्टरीज एंड वेसल विच आर पाइप्स. तो पाइप्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. और जब ओपन बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड फ्लो कर गया, गश ऑफ ब्लड इनटू द कैविटी, दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज किस में मिलते हैं? आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्का में मिलते हैं. और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो एनीलीड्स यानी अर्थवर्म में क्लोज्ड है, दे हैव गॉट ब्लड वेसल्स. आर्थ्रोपोड्स में हैव गॉट साइनसेस. आर्थ्रोपोड्स हैव साइनसेस जिसमें कि वो उनका ब्लड जो है वो यूं चलता है. अगर जैसे ये ब्लड वेसल मान लीजिए आई भी, तो उसके बाद में ये आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस में ओपन साइनसेस हैं. दे आर ओपन साइनसेस. दे आर नोन एज साइनसेस. साइनस. जबकि अर्थवर्म में दे हैव गॉट ब्लड वेसल्स, डॉर्सल मीडियन वेसल, कई वेसल्स होती है. ये सिस्टम हुआ. when there are blood vessels in which blood flows, this is called closed circulatory path. जब ओपन स्पेसेस में चला जाता है साइनसेस में, then that is open. तो ओपन किस में मिलता है आपको? इसमें आप देखना है आपको इन ऑर्थ्रोपोड्स में एंड मोलर्स में मिलता है. और जो क्लोज पाथवे है वो एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स में. ओके. नाउ हार्ट. आप जैसे जानते हैं कि हार्ट क्या है? हार्ट इज बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट इज मेड अप ऑफ मसल्स विच कीप्स कॉन्ट्रैक्टिंग. और ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और ब्लड को आगे भेजता रहता है. नाउ हार्ट में फिश का, अगर आई विल जस्ट ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए. फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हार्ट. दैट वन चैम्बर इज कॉल्ड, अपर चैम्बर इज कॉल्ड एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल. This is atrium and ventricle. So this is fish. फिश में सिर्फ दो चैम्बर्स हैं. एक अपर चैम्बर, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, एंड दैट्स ऑल. Now amphibians, frogs and reptiles except crocodile. तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं क्रोकोडाइल को छोड़ के और जितने भी एम्फीबियन, दे आर थ्री चैम्बर्स. दैट इज they have two atria. एट्रिया अपर चैम्बर्स को बोलते हैं, वेंट्रिकल नीचे, एंड वन वेंट्रिकल. They are atria 1, atria 2, and this is 1. This is frog, amphibians, and reptiles. Except crocodile. Crocodiles में 4 chambers होते हैं. Now जितने भी crocodiles हैं, birds हैं and mammals, they have 4 chambers. 2 atria and 2 ventricles. Okay? ये दोनों अपर चैम्बर जो हैं, they are atria. ये लोअर चैम्बर है, 2 ventricles. 4 chamber, 3 chamber, 2 chamber. ये clear? So fishes have got only one upper chamber, that is atrium, and only one lower chamber, that is one ventricle. So it has two chambers. So heart of fish is basically a two-chambered structure, whereas heart of amphibians and reptiles, except for crocodiles, they have three chambers. Two upper chambers called two atria, and one ventricle. Whereas the mammals, the birds, and the crocodiles,
they have got four chambers, two upper chambers called two atria and two lower chambers called two ventricles. Now, when we come on to human circulatory system, humans, mammals, four chambered. Human heart basically is derived from mesoderm. So, human heart is a mesodermal structure. ये आपको important चीज है. Human heart क्या होता है? इसे is derived from mesoderm. ठीक है? Now, साइज क्या होती है ह्यूमन हार्ट की? इट इज क्लेंस्ड फिस्ट, मुट्ठी. जैसे आप बंद मुट्ठी होती है, इतना ही बड़ा होता है ह्यूमन हार्ट. एंड वेयर इज इट लोकेटेड? ये जो हमारा थोरैक्स है, लंग्स के बीच में, आप देखेंगे ये थोरैक्स, चेस्ट में दो लंग्स होते हैं हमारे. अगर एक ये लंग आपने लिया, ये बीच में हार्ट है, इन बिटवीन द ये दो लंग्स है, इन बिटवीन द टू लंग्स दिस इज हार्ट, has slightly tilted towards left. So human heart is located in the thorax, that is inside the chest, between the two lungs, and इसकी साइज जो होती है वो clenched fist, मतलब बंद मुट्ठी की तरफ होती है, and it is slightly tilted towards left. This is human heart and it is mesodermal in origin. Okay. Now next, what is single, double and incomplete circulation? क्या होता है ये? सिंगल सर्कुलेशन आपने फिश में देखा. फिश हैज ओनली वन चैम्बर, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर. फिश में जो भी ब्लड पंप हुआ, वेंट्रिकल से ब्लड निकला, इट गोज टू द गिल्स. गिल्स प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाइड ब्लड दिए, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ वो सब घूम फिर के एट्रियम. यानी देयर इज जस्ट वन रिसीविंग चैम्बर. यही यहां से लेता है, इम्प्योर ब्लड लिया, इम्प्योर ब्लड इसने वेंट्रिकल में दिया, वेंट्रिकल ने आगे भेजा, गिल्स में गया, गिल्स में, बिकॉज इनके लंग्स नहीं होते, फिशेस डू नॉट हैव लंग्स. तो गिल्स जो है, बेसिकली गिल्स जो है वो लंग्स का यानी रेस्पिरेशन का काम. व्हाट इज रेस्पिरेशन बेसिकली? आप रेस्पिरेशन को क्या समझते हैं? कैन एनीवन टेल? What is respiration basically? And is there any difference between respiration and breathing? Respiration basically means exchange of gases. You know, giving oxygen and taking up carbon dioxide. That is what is known as a respiration. Whereas breathing is intake of air and exhalation of carbon dioxide rich air. Inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide. That is breathing. It's a mechanical process. That is breathing. Respiration basically means exchange of gases and it happens in the lungs. So lungs में कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन की यूनिट क्या है? एल्वियोलाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज. इट इज द एल्वियोलाई जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक. जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या हुई? एल्वियोलाई. ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस जहां मसल्स वगैरह जो होती है, डायफ्राम नीचे जाता है, मसल्स एक्सपैंड करती हैं, एंड वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर एंड वी एक्सेल ड्यू टू passive recoil of the lungs, we exhale carbon dioxide rich air. That is inhalation and exhalation, inspiration, expiration. वो breathing के process. Respiration basically means exchange of gases, oxygen, carbon dioxide. ये कहाँ होता है? नो, फिश के केस में आप देखेंगे देयर इज जस्ट वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल. एंड जो यहाँ से ये इसने ब्लड फेंका, ये वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड इसने फेंका. इम्प्योर ब्लड जो है इसका गया और गिल्स में गया. गिल्स जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, क्योंकि यही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थी. इसने ऑक्सीजन दिया,
एंड देन जो भी इसका यहाँ से वेस्ट इम्प्योर ब्लड था दैट गोज बैक इनटू द एट्रियम बिकॉज देयर इज जस्ट वन एट्रियम। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि सेम ब्लड जा रहा है, सेम ब्लड वापस आ रहा है। इसी को हम सिंगल सर्कुलेशन, देयर इज नो सिस्टम जिसमें कि हम प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को अलग अलग रिसीव कर पाए। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस इज सीन इन, ये कहाँ मिलता है? फिश में। सिंगल सर्कुलेशन आपसे अगर एग्जाम से पूछा जाता है कि वेयर डू यू फाइंड सिंगल सर्कुलेशन, तो इट इज फिश। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? आप देखेंगे कि जो एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स, उनमें दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। ठीक है। और इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में, वो क्या क्या होती हैं बेसिकली? आप देखते हैं तीन तरह से ब्रीथ करता है फ्रॉग। गिल्स भी होते हैं, गिल्स, लंग्स भी होते हैं एंड स्किन से भी करता है। तो देयर आर थ्री रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गिल्स, लंग्स एंड। तो ये तीनों क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम है। और यहाँ क्या ब्लड आता है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ आपको मिल रहा है राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योर। और दिस इज प्योर ब्लड। लेकिन दोनों आके मिल जाते हैं वेंट्रिकल में, यानी मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्योर ब्लड एंड इम्प्योर, इम्प्योर एंड प्योर दोनों मिल करके जो निकलता है वो मिक्स्ड ब्लड निकलता है। देयर इज नो सिस्टम। अगेन यहाँ भी वो कोई सिस्टम नहीं है कि हम प्योर ब्लड को सेपरेट रखें और इम्प्योर ब्लड को अलग रखें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। बिकॉज आने के लिए रास्ते तो अलग अलग है दो, बिकॉज इसमें दो एट्रिया है। तो एक में प्योर ब्लड आ रहा है, एक में इम्प्योर ब्लड आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल एक है, तो दोनों एट्रिया से ब्लड आना है वेंट्रिकल में, तो वहां जाके मिक्सिंग हो जाती है। सो इवेंचुअली वी गेट मिक्स्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ह्यूमंस, मैमल्स वगैरह, बर्ड्स में, जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन मिलता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब वी हैव सिस्टम जहाँ पे कि हम, आप ये देखिए, अब यूं आप पढ़ेंगे अगर, ये अगर एक एट्रिया हुआ, ये एक एट्रिया हुआ, ये बिकॉज एक वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम जो है ये ब्लड लेता है, ये ब्लड लेता है, ये प्योर ब्लड लेता है, मैं ऑक्सीजन लिख दे रहा हूँ, ये इम्प्योर लेता है। राइट एट्रियम रिसीव्स इम्प्योर ब्लड एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच, दैट इज प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये यहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल में और ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से इसकी वेसल अलग निकलती है और इसकी अलग निकलती है। यहाँ से ये प्योर ब्लड आकर के पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी को ले जाता है, सप्लाई करता है प्योर ब्लड। और ये ब्लड जो इम्प्योर है ये लेकर के लंग्स को जाता है, जहाँ पे प्योरिफिकेशन। दिस इज डबल सर्कल बिकॉज वी हैव गॉट टू सेपरेट सिस्टम्स, वन इज फॉर इम्प्योर ब्लड एंड वन इज, एंड दे आर सेपरेट, दोनों मिक्सिंग नहीं हो रही। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सिंगल सर्कुलेशन, जो फिश में मिलता है, because it has only one atrium and one ventricle. Double circulation, which we find in birds, mammals, and the crocodiles. And there is another incomplete blood double circulation, which is seen in amphibians and reptiles. I hope I am clear. इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट को अगर हम बेसिकली देखें कि हार्ट की दीवार, मतलब हार्ट को आप देखेंगे तो कि वॉल से क्या मतलब है, सपोज करिए ये हार्ट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, ओके। वॉल मतलब ये जो इसका यूं होती है इसकी वॉल, दिस इज वॉल एंड इनसाइड आर द चैम्बर्स, ठीक है। तो ये पहले हम वॉल को जानना चाहते हैं। वॉल हैज 3 लेयर्स। जो सबसे बाहर होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। फिर बीच में जो मस्कुलर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, एंड जो सबसे इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड, देयर आर 3 लेयर्स पेरिकार्डियम। नाउ पेरिकार्डियम को अगर हम देखते हैं तो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर्ड रादर, और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है which is known as pericardial fluid, okay. Now myocardium is made up of myocytes, muscle cells, and endocardium is a thin membrane innermost. पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? हम कभी जंप करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, एथलेटिक एक्सरसाइजेस करते हैं, हाई जंप करते हैं, पोल वॉल्ट करते हैं, सो हार्ट को जो एक्सटर्नल शॉक है उससे बचाता है, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, और इसमें थोड़ा फ्लूइड होता है, वो इसको एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। दिस इज द रोल ऑफ पेरिकार्डियम एंड द पेरिकार्डियम फ्लूइड। नाउ मायोकार्डियम इज बेसिकली मायोसाइट्स, जैसे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हार्ट की पंपिंग करती है, ब्लड आगे भेजती है, ओके। एंड दिस इज द थिकेस्ट लेयर। जो मायोकार्डियम होता है वो सबसे थिकेस्ट होता है, बाकी पेरिकार्डियम and endocardium, they are very fine membranes, and endocardium is the innermost membrane. Got it? So heart की wall has got 3 membranes, उनमें ये होता है। तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट, मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ह्यूमन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसको आप राइट एट्रियम बोल सकते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा। दिस विल बी राइट साइड के लोअर चैम्बर जो होते हैं वेंट्रिकल कहलाते हैं, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देर आर 2 upper chambers called atria, and in between the 2 atria, अब आपको यूं समझिए कि आपने जो ये बनाया, अगर आप ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, ये एट्रिया बनाते हैं आप, ह्यूमन हार्ट है, 2 एट्रिया है, तो एट्रिया थिन स्ट्रक्चर होता है एंड वेंट्रिकल्स थिक स्ट्रक्चर। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, एंड इन बिटवीन द टू, दोनों एट्रिया के बीच में एक होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, ये थिन, दुबला पतला पतला सा होता है ना। ये आपका राइट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर्स बोलते हैं, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, बिकॉज इट इज इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल, तो बीच का ये जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एट्रिया, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, ये इंटर एट्रियल सेप्टम होगा।
और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. क्लियर? नाउ देयर इज अनदर सेप्टम कॉल्ड, जिसको मैं बोलता हम लोग बोलते हैं, ये यूं आप देखिए, अगर एट्रिया आप रखें और ये वेंट्रिकल्स रखें, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, दिस, एंड दिस इज नोन एज, सिंस इट इज बिटवीन, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स है, दो वेंट्रिकल दो एट्रिया. एट्रिया और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है वो कहलाता है, इसको बोलते हैं एट्रियो, एट्रिया के लिए, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के लिए एवी सेप्टम. ठीक है. नाउ एवी सेप्टम हैज टू ओपनिंग्स, एक ओपनिंग यहाँ पे, एक ओपनिंग दूसरे डायग्राम में बना गया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वॉल्व्स पे आता है, क्योंकि वॉल्व्स अब आपको जानने हैं, तो मैं आपको बड़ा ही सिंपल ढंग से बता देता हूँ. ये आपका ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है. यहाँ पे जो सेप्टम का पार्ट था वहाँ एक वॉल्व है, दिस वॉल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड. ध्यान से समझिए, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि राइट साइड में जब हम हार्ट की बात करते हैं तो वी हैव राइट अपर चैम्बर कॉल्ड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है विच इज गार्डेड बाय ए वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व. एंड ट्राइकस्पिड, ट्राई मींस थ्री, सो इट हैज थ्री cusps. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक, दो और तीन cusp होती है इसकी, 1 2 and 3, and that is why it is called tricuspid. So this is found between, the tricuspid wall is found between the right atrium and the right ventricle, separating the right atrium from the right ventricle. ये ओपनिंग को गार्ड करता है, and it allows the blood to flow only in one direction. राइट एट्रियम से सिर्फ राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इधर से वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देगा. वॉल्व है, तो वॉल्व allow blood to flow only in one direction, not in the backward direction. यानी वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं जाने देगा ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने देगा. नाउ अगर हम लेफ्ट साइड को देखें, इफ दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, वी हैव अ वॉल called mitral valve, mitral valve, and it has only two cusps. ये आपको इम्पोर्टेंट है, two cusps. mitral valve में there are just two cusps. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस इसमें आपके आ सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ट्राइकस्पिड क्या है एंड माइट्रल क्या है. ठीक है. नो, व्हाट इज सेमिल्यूनर वॉल्व्स? नो, अब आप जब देखेंगे, यहाँ मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ आपको ताकि समझ. देखिए, ये राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ये ट्राइकस्पिड, दिस इज योर एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, एंड ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड हो, और यहाँ से
आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। दिस इज पल्मोनरी, एंड जहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहाँ पे एक वॉल्व होता है जो अगेन ब्लड को इधर जाने देगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाने। ये राइट साइड का होगा। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड का भी आप लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, अगर इफ दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में माइट्रल वॉल्व होगा। ये याद रखिएगा 2 कस्प है इसके, ट्राइकस्पिड के 3 कस्प। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा, मेन ब्लड वेसल जो होती है एओर्टा। यहाँ पे वॉल्व होता है जो ब्लड को एक डायरेक्शन में इधर तो आने देगा, लेकिन एओर्टा से वापस नहीं देगा, एक दिशा। गॉट इट? तो आप देखेंगे ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स ये हुए। सेमिल्यूनर वॉल्व्स किसको बोले? जो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो वाल्व था ये जो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में है, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो वॉल्व्स होते हैं दे आर कॉल्ड सेमिल्यूनर वॉल्व्स। इसका नाम होता है पल्मोनिक वॉल्व और इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। राइट साइड में पल्मोनिक वॉल्व, बिकॉज राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में। ठीक है, so I hope I have clarified this. What is tricuspid valve? What is mitral valve? What are semilunar valves? Semilunar valves are 2 in number. एक राइट साइड में जो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होगा उसको पल्मोनिक वॉल्व बोलते हैं, और जो एक लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में होगा उसको एओर्टिक वॉल्व बोलेंगे। तो पल्मोनिक वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व दे आर सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जबकि ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्व ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में ट्राइकस्पिड कहा जाता है बिकॉज इट हैज 3 कस्प्स, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्प्स होते हैं, उनको हम माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। ना हार्ट साउंड्स आगे आपको मैं आगे जैसे होगा बताते जाऊंगा। दे आर बेसिकली 2 हार्ट साउंड्स, S1 and S2, लब डब, लब डब, रुब डब, रुब डुब, रुब डुब। This is heart sound. Lub is first heart sound, and dub, lub, dub, dub is second heart sound. Now, what produces this heart sound? इसको ये कहाँ से आती है? आप देखते हैं कि जो ये वॉल्व है आपके, आपने देखा कि ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये माइट्रल वॉल्व। इन दोनों वॉल्व का जब क्लोजर, ये जब बंद हो जाएंगे, दैट इज S1, यानी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्व प्रोड्यूसेस S1। और आपने यहां देखा राइट साइड में ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, इसका नाम पल्मोनिक वॉल्व है, इसका नाम एओर्टिक है, दोनों ही सेमिल्यूनर वॉल्व्स है। इनका क्लोजर प्रोड्यूसेस S2। ठीक। नाउ व्हाट इज ECG? ECG is basically a machine, electrocardiograph, इसको दोनों तरह से बोलते हैं, electrocardiograph and electrocardiogram. So electrocardiograph is basically the machine which records ECG, and the tracing which we get, that is known as electrocardiogram. So what is ECG and what are the various waves? Okay, ये आपको धीमे धीमे समझ में आता जाएगा as we discuss the cardiac cycle, लेकिन तब तक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ECG। नो, ECG हैज फॉलोइंग वेव्स। आप जब देखेंगे किसी भी पेशेंट का ECG आप देखेंगे तो आपको यूं नजर आता है कि देयर इज अ पॉजिटिव वेव कॉल्ड P वेव,
then a small q, and there is a positive deflection लगभग, ठीक है. Now this is p wave, this is small छोटा सा नेगेटिव q, ये जो बड़ा आ रहा है r, s p इसमें ये छोटा सा ऐसे आके आता है, नेगेटिव होता है s, एंड दिस इज t. आपको इसमें ये देखना है कि q एंड s नेगेटिव, दे आर नेगेटिव वेव्स हमेशा. q इज ऑलवेज नेगेटिव, s भी हमेशा नेगेटिव होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी. जबकि r इज अ पॉजिटिव वेव. ये प्रश्न आपको अगर पूछा जाता है कि ईसीजी में पॉजिटिव वेव कौन होती है, इट इज आर वेव विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. कभी भी एस पॉजिटिव नहीं होगा. q and s, they are always negative. You can see this is small wave q, and this is again here s, but q comes before r and s comes after r. r is a positive deflection. ठीक है. नो व्हाट इज दिस पी वेव, क्या होता है? जब आप कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. दिस इज बेसिकली, इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट के संदर्भ में बोलते हैं तो हम उसको सिस्टोल भी बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, यानी जब एट्रिया, ये एट्रिया था, ये वेंट्रिकल था, ये दो दो मान लीजिए आप ये है. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को इधर फेंकेगा वेंट्रिकल के अंदर. इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. जब कार्डियक साइकिल में बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा. और ये ईसीजी में क्या नजर आता है? पी वेव आता है. तो पी वेव, व्हाट प्रोड्यूसेस पी वेव इन द ईसीजी? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और द एट्रियल सिस्टोल that produces P waves on the ECG. Now, Q is a very, very small negative deflection, and that is followed by an positive R wave, which is very prominent. And this R represents, ये R क्या होता है? ये basically ventricle के contraction को represent करता है. Ventricular contraction और systole. ठीक है. So atrial contraction, systole. Contraction is systole. एट्रियल सिस्टोल कौन रिप्रेजेंट किया? पी वेव. वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट किया? आर वेव. नो बिगिनिंग, टी इज बेसिकली रीपोलराइजेशन. जब होने लगता है तो टी होता है. इस इट रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. आप जानते हैं इस शब्द डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये क्या चीजें होती हैं? कोई भी स्टिमुलस जब निकलता है, कोई भी स्टिमुलस निकलता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. आप देखते हैं, आपने अगर पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि एक सडनली जो निगेटिव सडनली एक्शन पोटेंशियल, यानी ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन. तो डीपोलराइजेशन का मतलब आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन से भी. और जब ये इसके बाद वापस डीपोलराइजेशन खत्म हो जाता है तो रीपोलराइजेशन हो, दैट इज रिलैक्सेशन मान सकते हैं एक हद तक. डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड. एंड व्हेन जब अब मसल फाइबर्स वगैरह रिलैक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी. ज्यादा पूछते नहीं ईसीजी में. यू शुड नो कि कौन सी पॉजिटिव वेव्स होती हैं, कौन सी नेगेटिव वेव्स होती हैं, और पी क्यू आर एस एंड टी. व्हाट डज हार्ट साउंड
S1 mean S1 matlab heart sound, first heart sound loop, which is because of it is produced because of the closure of the tricuspid and the mitral valve, whereas heart sound 2 is produced by the closure of the semilunar valves. You know, there are two semilunar valves, one on the right side between the right ventricle and the pulmonary artery, and one on the left side between the left ventricle and the aorta. On the right side between the right ventricle and the pulmonary artery is called pulmonic valve, and on the left side between the left ventricle and the aorta is called aortic valve. These two are semilunar valves. When they close, then we get second heart sound. And when the वॉल्स बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, माइट्रल वॉल. व्हेन दे क्लोज, then we get S1. So this is all about that. In ECG, you have to know about the P wave. P wave is produced because of the atrial contraction or the atrial systole. R wave is produced because of the ventricular systole. T wave represents repolarization. This is all. I mean, you are not going to be asked too much on ECG, so you have to know the basics. As we move on, next session I'll take cardiac cycle and how does heart pump blood, how is filling of the atria and the ventricle occurs, what is double circulation, what is pulmonary circulation, what is aortic circulation, systemic circulation, what are the various disorders of cardiovascular system. सिर्फ वो सिस्टम जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी में हाइपरटेंशन क्या है, कार्डियक फेलियर क्या होता है, एमआई क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा. एंड आई होप कि आपको वो फायदा इनसे मिलेगा. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. अगर आपको ठीक लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड हमसे दिए हुए एड्रेस पर आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. We look forward to your suggestions. Wish you all the best. Thank you very, very much. नीट LK नीट बायोलॉजी आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक्स देता है. थैंक यू वेरी मच.